अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है पार्किंसंस डिजीज़ और पार्किंसनिज़म। इसको उर्दू में राशा बोलते हैं और इसको पैरालिसिस एजिटेंस भी बोला जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट में रेस्टिंग स्टेट के अंदर भी इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसकी बेसिकली कॉज क्या होती है? डोपामिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसका एक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, अब आपको पार्किंसंस डिजीज़ और पार्किंसनिज़म के दरमियान में एक जनरल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पार्किंसनिज़म जो है वो एक ब्रॉड कैटेगरी, एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर एक्चुअली जो सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो पार्किंसंस डिजीज़ वाले ही होते हैं। लेकिन पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो एक प्रिसाइज और एक शॉर्ट कैटेगरी है जिसके अंदर स्पेसिफिकली सब्सटेंशिया नाइग्रा जो कि डोपामिन प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, उनका डैमेज होता है, उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन पार्किंसनिज्म किसी भी डिजीज़ की वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से, ड्रग की वजह से, किसी वॉस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल इसके पार्किंसंस डिजीज़ वाले ही होते हैं और डोपामिन का एक्शन जो है वो भी डिक्रीज़ हुआ होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डोपामिन का एक्शन जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा से रिलीज़ होता है और ये एक्ट करता है स्ट्राइटम के ऊपर। ठीक है, स्ट्राइटम के ऊपर अब दो तरह के ना रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एक D1 रिसेप्टर और एक D2 रिसेप्टर। जो D1 रिसेप्टर होते हैं ना वो डायरेक्ट पाथवे के को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जब सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामिन आके D1 के ऊपर लगता है तो वो डायरेक्ट पाथवे को फैसिलिटेट करता है। डायरेक्ट पाथवे क्या चीज़ होती है? डायरेक्ट पाथवे जनरली बेसल गैंग्लिया का एक कनेक्शन होता है, लूप कनेक्शन होता है, जो कि हमारे पास मोटर एक्टिविटी को, मोटर कॉर्टेक्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट पाथवे होता है ना वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर मोटर एक्टिविटी को स्टॉप करता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा से निकलने वाला डोपामिन होता है, जब D2 रिसेप्टर्स के ऊपर लगता है ना तो वो इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अब इसने इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करना है, डायरेक्ट पाथवे को फैसिलिटेट करना है, तो ओवरऑल इसका एक्शन क्या होगा? मोटर एक्टिविटी को फैसिलिटेट करना। ठीक है, उसको एड करना। जब डोपामिन नहीं रहेगा, उसका एक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा? मोटर एक्टिविटी की फैसिलेशन नहीं होगी। ठीक हो गया, और इनडायरेक्ट पाथवे जो है उसकी इनहिबिशन लॉस हो जाएगी। इसका मतलब है कि इट विल मोर एंड मोर लीड टू स्टॉपिंग ऑफ द मोटर एक्टिविटी, स्टॉपिंग ऑफ द मोटर कंडीशंस या मूवमेंट्स जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास? ये ए दिस वन, ये मैंने ना निमोनिक लिखा है कि इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, T फॉर ट्रेमर्स, R फॉर रिजिडिटी, A फॉर एकाइनेसिया एंड P फॉर पोस्चर प्रॉब्लम्स। एक काइनेसिया होता है कि आप मूवमेंट को जो है वो कर नहीं पा रहे हैं, तो एक काइनेसिया की जो कंडीशन है वो इसकी वजह से होगी। और एक और कंसेप्ट ये कहता है कि जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, जब वो डैमेज हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लिम्बिक सिस्टम स्पेशली उसका एक पार्ट होता है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, उसमें, तो उसकी वजह से जो साइकिक ड्राइव होती है ना फॉर द मोटर एक्टिविटी वो डिक्रीज़ हो जाती है और इसलिए वो मोटर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाता। अब एक काइनेसिया में क्या होता है? उसकी मूवमेंट स्लो होंगी, फेस एक्सप्रेशन लेस होगा, स्लर्ड स्पीच, स्पीच के लिए भी तो मूवमेंट चाहिए होती है ना, और इसके अलावा आर्म्स की स्विंगिंग नहीं होती वॉक करते हुए। जब इंसान चलता है तो उसके बाजू ना हिलते नहीं हैं चलते हुए। ठीक है, उसके बाद ट्रेमर्स की बात करें तो ट्रेमर्स होते हैं रेस्टिंग ट्रेमर, ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक है। और एक और टाइप के ट्रेमर्स जो कि करेक्टरिस्टिक इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, उनको कहते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर्स। अब रेस्टिंग ट्रेमर क्या होता है कि रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जब वो बंदा रेस्ट में की कंडीशन में होता है तो भी उसकी जो है ना ट्रेमर्स, इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये होता है कि एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल जो जनरली एक दूसरे की मूवमेंट को अपोज कर रहे होते हैं, उनकी अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और इसकी वजह से ये हमारे पास ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया, तीसरा है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्यों होती है? बेसल गैंग्लिया का एक्शन जो होता है या उसकी जो अफेक्ट होता है सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स के ऊपर, वो लॉस हो जाता है। उसकी वजह से हमारे पास सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स जो है उसकी हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है और वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी जो है वो रिजिडिटी कॉज करती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि ट्रेमर्स क्यों होते हैं, रिजिडिटी क्यों होती है, एकाइनेसिया क्यों होता है। अच्छा, अब रिजिडिटी जो है ना वो दो टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, रिजिडिटी जनरली टू टाइप्स की हमें देखने को मिलती है। एक होती है प्लास्टिक रिजिडिटी और एक होती है कॉग व्हील रिजिडिटी। प्लास्टिक रिजिडिटी तब होती है जब ट्रेमर्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि उस पेशेंट के अंदर ट्रेमर्स नहीं होंगी। प्लास्टिक लाइक उसको ना वो पैसिव मूवमेंट कि ऐसे पेशेंट के अंदर जो है ना वो पैसिव मूवमेंट्स को रेजिस्ट करता है, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक रिजिडिटी। ठीक है, और कॉगविल रिजिडिटी ये होती है कि उस पेशेंट के अंदर ट्रेमर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो ट्रेमर्स जो है ना वो उस रिजिडिटी को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ ओवरकम एज अ सीरीज ऑफ जर्क्स, इसको कहते हैं कॉगविल रिजिडिटी। अब देखते हैं इसके अंदर पोस्चर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो कहते हैं पोस्चर रिफ्लेक्सेस इम्पेयर हो जाते हैं पार्किंसंस डिजीज़ में। तो पेशेंट जो है वो स्टैंड्स विथ स्टूप, स्टूप आप समझते हैं ना कि वो
झुक के खड़ा होता है, ठीक है। और फ्लेक्स्ड आर्म, उसकी बाजू जो है वो फ्लेक्स हुए होते हैं। जब वो चलता है ना तो छोटे छोटे स्टेप उठा के चलता है, ठीक हो गया। और उसको अपनी मूवमेंट को स्टॉप करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये उसकी गेट के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी पोस्चर के प्रॉब्लम्स होते हैं पार्किंसंस के पेशेंट के।